वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड। जो हमारी पिछली वीडियोस थी उसमें हमने डिस्कस किया था हमारी थ्योरीज जो केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो हम केमिकल इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है वो हम आज से स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, कि वो हमारे पास ना केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और रिएक्शन काइनेटिक्स के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो मेरे पास जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक। अब केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होता है? जब भी हमारे पास किसी भी रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाते हैं तो उस कंडीशन को या उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस डिस्कस कर लेते हैं कि रिएक्शंस की क्या क्या टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हमारे पास ना जब भी हम कोई भी रिएक्शन पढ़ते हैं ना, पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पीरियोडिक टेबल के हवाले से एलिमेंट्स पढ़े थे। ठीक है, फिर हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी कि ना बॉन्ड हमारे पास किस तरह बनता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शंस के बारे में, रिएक्शन काइनेटिक्स। बेसिकली जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ना वो रिएक्शन काइनेटिक्स का टॉपिक है। तो अब हम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास ना रिएक्शंस किस तरह होते हैं। ठीक है, नेचर के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। ओके, अब रिवर्सिबल रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं? द टाइप ऑफ रिएक्शंस in which the forward reaction can be converted into reverse reaction and vice versa। कि हमारे पास वो वाले रिएक्शंस जिनमें हम फॉरवर्ड रिएक्शन को रिवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और रिवर्स को फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, जो रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल इधर देखें तो हमारे पास ना अमोनिया की एग्जांपल है N2+H2, तो हमारे पास बनता है 2NH3। ठीक है, तो इधर हम जब अमोनिया के बारे में क्या करेंगे, इधर अमोनिया के हवाले से हम बात करेंगे तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा? इधर हमारे पास इस तरह एरो आ जाएगा। ये हमारे पास ये एरो होता है ना, डबल एरो, ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। यानी अब अमोनिया को अगर हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस करवाते हैं ना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हेबर्स प्रोसेस। अमोनिया को अगर हम हेबर्स प्रोसेस से प्रोड्यूस करवाएं तो ये जो होता है ना रिएक्शन, ये रिवर्सिबल है। यानी कि अब इधर हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है ना वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या है? अनस्टेबल है। ठीक है, तो वो कभी भी दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये वाला रिएक्शन वो टाइप ऑफ रिएक्शन में आता है जहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन में कन्वर्ट हो सकता है या रिवर्स रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। अब सेकंड हमारे पास जो टाइप आ जाती है वो है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। अच्छा, हमारे पास ना रिवर्सिबल रिएक्शन की एक और डेफिनेशन भी हो सकती है
वो कौन सी हो सकती है? द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास आ जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो मैं इधर वही डेफिनेशन लिख रही हूँ जो अभी मैंने बताई है। द टाइप ऑफ रिएक्शंस, अब इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होंगे? जो रिवर्स नहीं हो सकते, यानी जिनमें हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, द टाइप ऑफ रिएक्शंस in which the products cannot be converted into reactants are called irreversible reactions। इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास आ जाती है वाटर की एग्जाम्पल। ठीक है, हमारे पास वाटर जब प्रोड्यूस होता है ना, तो ये क्या होता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम एक सिंगल एरो से शो करते हैं। ये एरो हमें बताता है कि हमारा रिएक्शन क्या है? इरिवर्सिबल है। कि एक दफा अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो प्रोडक्ट इधर क्या है? स्टेबल प्रोडक्ट है, कि यहाँ हमारे पास जो है प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब ओके, अब आप लोगों ने ये देख लिया कि हमारे पास ना रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है? द स्टेट or condition at which the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction। is called chemical equilibrium। हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। जैसे अभी मैंने बात की थी अमोनिया की, तो हमारे पास जो अमोनिया था उसमें हमारे पास ना कौन सा रिएक्शन था? रिवर्सिबल। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर ही हमारे पास एक स्टेट आती है या कंडीशन आती है जहाँ ना इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास ना अब अमोनिया जो रिएक्टेंट्स है ना वो अमोनिया में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? मेरे पास इस तरह होना चाहिए कि मेरे पास जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए और रिएक्टेंट्स की अमाउंट क्या होती जाए? कम होती जाए। तो लेकिन मेरे पास जैसे 2H2 प्लस O2 का रिएक्शन है, जब वाटर प्रोड्यूस हो जाता है तो ये रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये टाइमली कंप्लीट हो जाता है, यानी वक्त पे कंप्लीट हो जाता है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं और प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो उसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, रिएक्टेंट्स की अमाउंट डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाता है कंप्लीट। लेकिन मेरा ये रिएक्शन जो है इसमें क्या होगा? इसमें जो ये रिएक्टेंट्स हैं ये होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, प्रोडक्ट ज्यादा होता जाएगा, फिर दोबारा क्या होगा? प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना होना शुरू हो जाएगा। यानी ये इस तरह रिएक्शन होता है।
कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। साइडवेज रिएक्शन दोनों चल रहे हैं, रिवर्स भी और फॉरवर्ड भी। तो क्या होगा, ये रिएक्शन इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है, ये रिएक्शन इनकम्प्लीट रहेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, कंप्लीट होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है, फिर रिएक्टेंट उसको दोबारा प्रोडक्ट में चेंज करता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी कंप्लीट होगा, लेकिन देर से कंप्लीट होगा। तो इधर एक ऐसी स्टेट आएगी, एक बीच में स्टेट आएगी जहां रिएक्टेंट्स की वैल्यू या कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस में देखी जाती है। ये रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया ना, इधर तो हमें इक्विलिब्रियम दिखेगा ही नहीं, इधर हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रोसेस आ जाता है, एक और हमारे पास लॉ आ जाता है, जिसकी बेस पे हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम की स्टेट को डिटरमाइन करते हैं। हमारे पास उस लॉ का क्या नेम है, हमारे पास उस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ मैस एक्शन। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, या सबसे पहले डिस्कवरी देख लेते हैं। लॉ ऑफ मैस एक्शन, हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, गुल्डबर्ग एंड डब्ल्यू पेज, इन 1864। उन्होंने हमारे पास जो है 1864 में गुल्डबर्ग और पी वेज ने हमारे पास जो है लॉ ऑफ मैस एक्शन को क्या किया था, डिटरमाइन किया था। अब उन्होंने क्या कहा था, डेफिनेशन क्या दी थी लॉ ऑफ मैस एक्शन की, कि हमारे पास दिस लॉ स्टेट्स दैट the rate at which a reaction proceeds is directly proportional to the product of active masses of the reactants, ठीक है। अब इस लॉ को उन्होंने इस तरह एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो रेट होता है ना रिएक्शन का, जिस पे रिएक्शन प्रोसीड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स के, यानी रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक्टिव मैसेज क्या होते हैं, वो वाली कंसंट्रेशन किसी भी कंपाउंड की जो रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव मैसेज कहते हैं, ठीक है। यानी इनको सिंपल वर्ड्स में हम कंसंट्रेशंस भी कह सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, ठीक है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनका प्रोडक्ट हमारे रेट ऑफ रिएक्शन से। अब हम इसको मैथमेटिकली डिराइव कर लेते हैं इस वाली स्टेटमेंट को, कि ये वाली स्टेटमेंट ठीक भी है या नहीं, ठीक है, और इससे हमें क्या प्रूफ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मैथमेटिकल डेरिवेशन। अब हम एक जर्नल रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अ जर्नल रिएक्शन
A प्लस बी जो कि हमारे रिएक्टेंट्स हैं, नेक्स्ट C प्लस डी जो कि हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अब हमने देखना है कि हमारे पास लॉ ऑफ मैस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट थी। लॉ ऑफ मैस एक्शन ये कहता है कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो हमारे पास अगर हमने कंसंट्रेशंस को करना है, एज वी नो दैट मोलर कंसंट्रेशंस इधर हम सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ ए बी सी डी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। अगर हमने कंसंट्रेशंस क्या करनी है, दिखानी है, तो हमारे पास हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस हम इस तरह शो करेंगे। देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैस एक्शन, लॉ ऑफ मैस एक्शन के अकॉर्डिंग, अब लॉ ऑफ मैस एक्शन हमें क्या बताता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो अब मेरे पास रिएक्शन जो है उसमें दो चीज़ें हैं। एक मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन है जो इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, एक मेरा रिवर्स रिएक्शन है जो रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो मैं इधर रेट्स दो दफ़ा लिखूंगी, एक मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखूंगी, ठीक है, जो कि है RF, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के, ठीक है, उनके प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। और दूसरा मैं लिखूंगी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जो कि मैं RR से शो करूंगी, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ, अगेन जो मेरे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। या अभी इनको हम इक्वेशंस का नाम नहीं देते, जब हम इनको सॉल्व कर लेंगे फिर इनको वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह आ गया। अब अगर मैंने RF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा ए और बी की प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस का, तो अगर मैंने प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करना है तो मैंने इज इक्वल टू का इधर साइन लगाना है और एक मैंने कांस्टेंट इधर लगाना है जिसे मैं KF का नाम दूंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट मेरे पास RR है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C और D की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। अगेन मैंने प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करनी है तो मैं इधर इक्वालिटी का साइन लगाऊंगी, एक कांस्टेंट साथ लगाऊंगी और ये मेरे पास मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम होता है उसमें रेट्स तो जो है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होते हैं, यानी RF मेरे पास RR के इक्वल है। तो अब मैं RF की जगह उसकी वैल्यू लिख सकती हूँ जो जिसके वो इक्वल है ये, और RR की जगह ये वैल्यू लिख सकती हूँ। तो मेरे पास इस तरह आ जाएगा KF इंटू AB और KR इंटू CD। ठीक है, अब मेरे पास आ जाता है बाय रीअरेंजिंग। अब अगर मैं इसे रीअरेंज करूं इस इक्वेशन को तो मेरे पास ये बन जाएगा KF बाय KR इज इक्वल टू CD एंड ओवर AB। ठीक है, अब हमें पता है कि जब हम कोई दो कांस्टेंट्स का रेशो लेते हैं ना तो वो एक थर्ड कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो KF ओवर KR
मेरे पास इक्वल हो जाएगा एक और कांस्टेंट के जिसे मैं कहती हूँ के सी। तो इसका मतलब के सी इज इक्वल टू सी डी ओवर ए इंटू बी। ठीक है, तो ये मेरे पास मेरा क्या हो गया, एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है ना इक्वेशन, ये बहुत ज्यादा काम की इक्वेशन है। ठीक है, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन ने इस इक्वेशन को डिराइव किया था मैथमेटिकल फॉर्म में, और इस इक्वेशन को बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है के सी की वजह से। के सी हमारे पास कहलाता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से हम किसी भी रिएक्शन में क्या कर सकते हैं, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशंस और केसी की वैल्यू। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से क्या पता चलता है कि हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उनमें इक्विलिब्रियम की स्टेट कब आएगी। ठीक है, यानी उसके हमारे पास उसकी जो एक कंडीशन है या उसकी जो स्टेट है उसके बारे में हमें पता चल जाता है कि केसी जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास कब प्रोड्यूस हो सकता है इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे ना, तो आपको सही ज़्यादा अच्छा समझ आएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉ ऑफ मैथ सेक्शन यहाँ एंड हो जाता है। अब हम इधर देख लेते हैं एक दफ़ा कि हमारे पास ना जो केसी के यूनिट्स हैं वो किस तरह होते हैं, और एक एग्जांपल भी इसकी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास ना एक रिएक्शन है, मैं अमोनिया वाला ही लिख रही हूँ, 2N2 प्लस 3H2, तो ये मेरे पास अमोनिया प्रोड्यूस होता है। ये क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अब मेरे पास जो है के सी का हमारे पास फॉर्मूला है C इंटू डी ओवर ए इंटू बी। ओके, अब मैंने ना इस वाले रिएक्शन में मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स भी प्रेजेंट हैं, 2 3 2। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल्स ऑफ H2 एंड 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो अब अगर मैंने इस वाले फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स भी शो करने हैं तो मैं किस तरह शो करूंगी, ये मेरा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स अगर मैंने जो सी प्रोडक्ट है उसको शो करना है नंबर ऑफ मोल, तो मैं इस तरह लिखूंगी। डी के शो करनी है तो इस तरह, यानी मैंने स्मॉल लेटर्स से उनको शो कर दिया। ए के नंबर ऑफ मोल्स शो करने हैं इस तरह लिखूंगी, बी के नंबर ऑफ मोल्स शो करने हैं इस तरह लिखूंगी। ठीक है, तो अगर हमने रिएक्शंस में कंसंट्रेशंस के साथ उनके नंबर ऑफ मोल्स भी हमने दिखाने हो तो हम उनको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जो कंसंट्रेशंस के ऊपर होंगे। ठीक है, स्मॉल फॉर्म में। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास N2 की कंसंट्रेशन है 0.01 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मेरे पास H2 की कंसंट्रेशन है 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और मेरे पास अमोनिया की कंसंट्रेशन है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये मैं क्या ये एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो इसको पुट कैसे करेंगे इसमें, तो Kc इज इक्वल टू, अब मैंने इधर प्रोडक्ट की दिखानी है, तो NH3 2, ये 2 क्या है, उसके नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद मैंने रिएक्टेंट्स इधर लिखने हैं N2, उसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2, और H2 उसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं 3। तो मैं इस तरह इसको शो करूंगी किसी भी रिएक्शन को। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज अगर मैं पुट करूंगी तो मेरे पास NH3 की वैल्यू है 0.1 ओवर, मेरे पास N2 की वैल्यू कितनी है 0.01, और मेरे पास H2 की वैल्यू कितनी है 0.5। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स भी ऊपर आएंगे, तो जो इसकी वैल्यू आएगी ना, जो आंसर आएगा, तो वो मेरे पास Kc की वैल्यू होगी। ठीक है, तो उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे पास मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। और अगर मुझे Kc की वैल्यू गिवन है और मुझे कहा जाए कि आप ना अमोनिया की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करके दो, तो मैं इससे कंसंट्रेशन भी आराम से निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किसी भी रिएक्शन को में यूज करते हैं।
इसकी फर्दर एप्लीकेशन जो है ना वो आपको फर्दर जो वीडियोस आपको मैं बनाऊंगी ना उसमें आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। केसी के हमारे पास अगर यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास ना केसी जो है वो है तो कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी अगर मैं सी की लिखूं तो वो होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, डी की लिखूं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इधर भी ए की लिखूं तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, बी की लिखूं तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो केसी के नो यूनिट्स, केसी के यूनिट्स नहीं होते, यूनिट डायमेंशन लेस है केसी, यूनिट लेस है, इसके यूनिट्स नहीं होते क्योंकि ये खाली क्या है, कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो हमें इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। तो इसकी हमने प्रूफ कर दिया कि इसके जो है यूनिट्स नहीं होते क्योंकि ये सारी क्या है, कंसंट्रेशंस हैं। तो कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है केमिस्ट्री में, आपको ये पता है। तो जब हम इनको आपस में लिखते हैं ना ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो केसी यूनिट लेस है, ठीक है। तो ये हमारे पास केसी की यूनिट्स के बारे में आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को ताकि आपको केमिस्ट्री की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो भी केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से ही होंगी, ठीक है। पहले हम अब केमिकल इक्विलिब्रियम को ख़त्म करेंगे ताकि आपको पता चले कि रिएक्शंस जो होते हैं ना वो किस तरह हमारे पास नेचर में प्रेजेंट होते हैं, किस तरह उनके अंदर चेंजेस होते हैं, किस तरह रिएक्शन प्रोसीड करता है और केमिकल काइनेटिक्स जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और आपको मेरी वीडियोस भी बहुत अच्छी लग रही होंगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो मुश्किल लगते हैं ताकि मैं उन पे भी वीडियोस बना सकूं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।